नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत निबंध लेखन लेकर आया हूँ। तो ये सभी बोर्ड के लिए है, यानी सभी बोर्डों में लिख सकते हो इसको। तो प्रश्न देखो अलग अलग बोर्ड में किस तरह से पूछे जाते हैं, यानी प्रश्न उनके अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं, उत्तर में कोई दिक्कत नहीं होती, वो एक ही तरह से लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने इसमें दे दिया आपका ये प्रश्न नंबर तीसरा इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले हमने आपके सामने 2 निबंध लेकर आए थे जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लिखा रहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सार गर्भित निबंध लिखिए, शब्द सीमा 300। ये राजस्थान 12वीं की कक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता। वहीं राजस्थान के पर और अब जैसे अगला निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो ये मध्य प्रदेश में इस तरह से पूछा जाता है कि रूपरेखा सहित लिखो, ठीक। और इस तरह से प्रश्न दिए होते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न 3, 4, 5, 6 ऐसे पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही लेकर आए, ठीक है। तो वहाँ पर 3, 4 होते हैं, उन्हीं में से एक करना होता है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, सिर्फ ऐसे विषय दिया होता है, साहित्य और समाज, इस पर निबंध लिखना है, साहित्य समाज का दर्पण, इस पर निबंध लिखना है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, एग्जाम में ये बिंदु भी आ जाते हैं, जैसे प्रस्तावना, साहित्य का स्वरूप, समाज का स्वरूप, साहित्य और समाज का संबंध, साहित्य और का समाज पर प्रभाव, साहित्य समाज का दर्पण है, उपसंहार। तो इस तरह से ये क्या बिंदु दिए रहते हैं, उसके आधार पर लिखा रहता है। और जहाँ नहीं दिए रहते तो क्या करते हैं, ये आप बिंदु याद करके रखोगे और यहाँ पर उत्तर लिखोगे। जब उत्तर लिखोगे प्रश्न, जैसे उत्तर नंबर 3 साहित्य समाज का दर्पण, अब इसी के नीचे क्या करोगे, आप रूपरेखा लिख दो, ठीक है। और रूपरेखा लिखने के बाद ये यहाँ से बिंदु नंबर 1 से पूरा उतार दो, तो ये हो जाएगा आपका रूपरेखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रूपरेखा नहीं लिखी है क्योंकि वहाँ बिंदु के आधार पर दिए हैं। अगले जब मैं कोई निबंध लिखूंगा वैसे भी बता दूंगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगा। डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ जरूर लेना, लेकिन गड़बड़ बिल्कुल करके मत आना, क्योंकि ये बहुत सरल होते हैं निबंध और इसमें अपने विचार लिखने होते हैं और पूरे में पूरे अंक मिलने की संभावना अधिक रहती है। तो जैसे बिंदु नंबर पहला दिया प्रस्तावना, इसी को प्रस्तावना कहते हैं, भूमिका कहते हैं, प्राकथन कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसमें सिर्फ परिचय दिया जाता है। तो लिखा है कि साहित्य में जो शक्ति है वह तोप, तलवार एवं बम गोलों में भी नहीं पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है, जो साहित्य में ताकत वो इनमें नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, अंधकार है वह देश जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। तो हम ऐसे स्लोगन लिखकर भी शुरू कर सकते हैं। अब साहित्य का किसी भी देश से ही नहीं, उसके व्यक्ति समाज सभी से गहरा संबंध होता है। इस प्रकार साहित्य किसी देश के समाज से संबंधित होता है। इस प्रकार साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। फिर बिंदु नंबर 2 आपका दिया है साहित्य का स्वरूप। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। वहीं प्रेमचंद जी ने साहित्य को जीवन का सुंदर एवं स्वाभाविक रूप बताया। इस प्रकार साहित्य कई रूपों में होता है। अब आता है बिंदु नंबर 3। तो बिंदु नंबर 3 में दिया है समाज का स्वरूप, यानी समाज कितने स्वरूप हैं। साहित्य हमारी जिज्ञासा को पूरा और मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। आज से 1 या 2 शताब्दी पहले किसी देश की वेशभूषा, भाषा, समाज, धर्म और विचार कैसे थे, इसके बारे में साहित्य से ही पता चलता है। पर आगे लिखेंगे कि तुलसी, वाल्मीकि, कालिदास, कबीर और प्रेमचंद ने समाज का वास्तविक और आदर्श रूप प्रदान किया है। अगर आज हमारे पास समृद्ध शायद नहीं होता तो जाने आज हम कहाँ होते। तो ये होगा बिंदु नंबर 3। अब आता है बिंदु नंबर 4। तो 4 में दिया है कि साहित्य और समाज का संबंध, यानी साहित्य और समाज का दोनों का क्या संबंध है। इसमें लिखेंगे कि साहित्य और समाज का अटूट संबंध रहा। पृथ्वी और स्वर्ग 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन साहित्य उन्हें एक करने का प्रयास करता है। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन साहित्य ने ही किया है। साहित्य समाज को सही दर्पण दिखाने का प्रयास करता है। साहित्य समाज से वस्तु लेकर साहित्य को समाजोपयोगी बनाते हैं। तो अगला आता है बिंदु नंबर 5। ये 4 हो गए। दिया कि साहित्य का समाज पर प्रभाव।
तो लिखेंगे साहित्यकार समाज का अंग होता है, वह समाज में रहता है, समाज के बदलते स्वरूप पर साहित्य का प्रभाव पड़ता है, साथ ही समाज का प्रभाव साहित्य में दिखाई देता है। वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से आदर्श समाज की प्रस्तुत किया है। साहित्य समाज का मार्गदर्शन करता है, वह समाज को एक नई दिशा भी प्रदान करता है। फिर अगला बिंदु आपका आता है 6, साहित्य समाज का दर्पण। यानी साहित्य समाज का दर्पण कैसे है? देखो, दर्पण के सामने जो खड़ा होता है वैसे ही दिखता है, तो एक तरह से जो समाज में हो रहा वही साहित्य में दिखता है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही। साहित्य समाज के अतीत को प्रकट करता है, ये भी सही है। वह समाज के वास्तविक चित्रण के साथ साथ सुधारात्मक चित्रण भी करता है, यानी उसकी असली तस्वीर तो दिखाता है, इसमें सुधार भी क्या होने चाहिए वो भी बताता है। कौन? साहित्य। आगे लिखेंगे समाज यदि शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना साहित्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। साहित्य समाज के लिए उपयोगी है, वह समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है, वह समाज को विकासशील बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। फिर अंत में उपसंहार में लिखेंगे कि इस तरह समाज में जो घटता है साहित्य रूपी दर्पण में वही दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसा साहित्य होगा वैसे ही समाज होगा, जैसा समाज होगा वैसे ही साहित्य होगा। साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये हो गया आपका साहित्य और समाज से संबंधित निबंध। अगर उसके पश्चात भी इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि निबंध आपको कैसा लगा, सरल या कठिन। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।